नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगल यानी आयत। आयत समझने के पहले ये समझ लीजिए, हमने पिछले 2 वीडियो में आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया। ये पैरेललोग्राम होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? आमने सामने की भुजा समान, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी। ठीक है, वहाँ हमने आपसे ये नहीं कहा था कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये 60, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने ये कहा था कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा, और ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा। आमने सामने का जो कोण है ये समान होगा और आसपास का जो कोण है उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर इस पैरेललोग्राम में आपने थीटा को 90 डिग्री कर दिया, तब सोचिए कि ये भी 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बंधु? ये भी आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 90 तो 90, और ये भी क्या हो जाएगा? 90। मतलब अगर किसी एक एंगल को आपने 90 लिया, कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कहा जाए कि एक कोण 90 है, इसका मतलब है कि उसका चारों ही कोण क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, और इसी स्पेसिफिक टाइप का जो पैरेललोग्राम है इसे हम क्या कहते हैं? आयत यानी रेक्टेंगल। कैसा पैरेललोग्राम? जिसका चारों ही एंगल आपका 90 डिग्री का हो। जैसे देखिए, ये हमारा देखिए एक स्पेसिफिक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें चारों ही कोण कितने डिग्री का है बंधु? 90 डिग्री का। ठीक है, यानी आयत जो है, पहली बात ये कि रेक्टेंगल यानी आयत, हर एक रेक्टेंगल है क्या? पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एक स्पेशल वैरायटी है रेक्टेंगल, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा ऐसा जरूरी नहीं। बस वही पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा जिसका वर्टेक्स वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी जब ये रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है। मतलब पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टी आपने सीखा वो सारा रेक्टेंगल में एप्लीकेबल होगा, पहली बात। अब देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसके डायगोनल के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, किसी भी चतुर्भुज में जैसा कि आप जानते हैं 2 डायगोनल्स होता है। ये AC और DB इसका डायगोनल हुआ। पहली बात ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो डायगोनल है ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये थीटा है, ये भी थीटा तभी होगा जब AB और AD समान होगा, यानी वो रेक्टेंगल नहीं होकर के क्या रह जाएगा? वर्ग रह जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध रेक्टेंगल है, वर्ग नहीं है, यानी AB और AD समान नहीं है, उस कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये आपका थीटा नहीं होगा। तो ये क्या होगा? मान लो ये अल्फा होगा, और थीटा प्लस अल्फा क्या होगा बंधु? 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, ये क्या रह जाएगा? ये भी अल्फा रह जाएगा। कई एंगल से देखने का प्रयास कीजिएगा। ट्रायंगल ACB में ये है आपका 90, थीटा प्लस अल्फा 90 होता है। अब ये प्लस ये भी 90 होना चाहिए, है ना? ये 90 है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये अल्फा होगा। दूसरा एंगल आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि AD और BC समांतर है। समांतर है तो ये और ये कोण समान होगा, यानी ये अल्फा होगा। ठीक उसी तरह से AB और DC भी आपका समांतर है तो ये आपका क्या होगा बंधु? थीटा होगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये सिद्ध हुआ है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये कहाँ सिद्ध हुआ है कि ये और ये समान है? ये अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन आराम से सिद्ध हो जाएगा। थीटा और अल्फा समान नहीं है, यही ना सिद्ध करना है। किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल कब समान होता है? जब ये और ये समान होता है, तभी ना दोनों 45-45 हो जाता है। थीटा अल्फा के समान होने का मतलब है कि दोनों का 45-45 हो जाना, तब तो दोनों मिलकर 90 होगा।
तो ये और ये समान होगा तब ना दोनों इक्वल होगा। अब बताइए ये और ये तो समान है नहीं, जब समान नहीं है तो ये और ये कैसे समान होगा? आधार पर का कोण समान नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होता तो ये और ये समान होता। मतलब दूसरा नंबर पॉइंट हमारा ये होगा कि थीटा और अल्फा बराबर नहीं है, मतलब ये एंगल और ये एंगल समान नहीं है। दैट मीन्स डायगोनल जो है वो वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। मतलब हम कह सकते हैं थीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा। इस शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल कब होगा? जब दोनों समान हो जाएगा, ये और ये समान होगा, और वो तब होगा जब वर्ग होगा, न कि जब आयत होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट, क्या ये कोण 90 डिग्री का होगा? मतलब क्या डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, यानी 90 पर बाइसेक्ट करेगा। अब समझ लीजिएगा, तीसरा नंबर ये पॉइंट होगा। ये ओ है, एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तो आप खुद से सिद्ध कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से सिद्ध करने का प्रयास करो, फिर हमारा प्रमाण देखो। देखिए, अगर ये थीटा है बंधु, तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कितना बचेगा? ये 180 माइनस 2 थीटा। अच्छा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों थीटा हमने क्यों कह दिया? क्योंकि ये और ये समान है। अब पहले ये हम आपको बता दें कि ये दोनों समान होगा। क्यों? पैरेललोग्राम आप ठीक से अगर आप पढ़े हैं, आपने हमारा वीडियो देखा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? OA और OC समान होगा, उसी तरह से OB और OD समान होगा। अब यहाँ देखिए, AC और DB भी समान होगा। चलिए पहले तीन नंबर पॉइंट को समझाने के पहले हम आपको यही समझा दें कि किसी आयत का दोनों डायगोनल क्या होगा बंधु? समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ADB में अगर ये L है, ये B है, तो DB क्या होगा? √L² प्लस B²। ये क्या होगा? √L² प्लस B²। अच्छा, AC क्या होगा? ये L है, ये भी तो B हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल CBA में चूंकि ये 90 डिग्री का है, तो ये आपका AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो AC भी आपका क्या हो जाएगा? √L² प्लस B²। यानी दोनों क्या हो गया? समान हो गया। जब दोनों समान हो गया तो दोनों का आधा आधा भी समान होगा, मतलब ये और ये भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट आप यही लिख लीजिएगा कि दोनों डायगोनल जो है वो समान होगा, है ना। AC इक्वल टू BD, ठीक है। और उसके बाद अगर आधा आधा समान है, यानी ये इसके समान हो गया, ये इसके समान तो था ही, अब ये इसके समान भी हो गया, ये इसके समान भी हो गया। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब 3 नंबर पॉइंट पे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर ये थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 180 माइनस 2 थीटा। उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा AOD। तो ये है 180 माइनस 2 थीटा, ये है 180 माइनस 2 अल्फा। थीटा और अल्फा इक्वल नहीं है, तो ये दोनों भी समान नहीं होगा, यानी ये और ये 90 नहीं होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समान होगा तभी ये दोनों 90 होगा, क्योंकि पूरा तो 180 होना चाहिए ना। लाइन पर का कोण है पूरा 180 होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि ये और ये समान नहीं है। अगर ये और ये समान नहीं है तो फिर 90 कैसे होगा? ठीक है। और ध्यान रखिएगा, विजुअलाइजेशन सबसे जरूरी। हम बार बार एक ही बात आपसे कहते हैं, आप लोग बात को समझते नहीं हैं। आप सोचते हैं बस सवाल बनाना हमें आ जाए। अरे कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा, आप सवाल कहाँ से बना लेंगे? विजुअलाइज ही आप नहीं कर पाएंगे तो आप वहाँ बैठ करके आप बैठे रह जाएंगे। आपको ज्योमेट्री में तो सारा इमेज दिमाग में आना चाहिए। देखिए, ये कोण इस कोण से छोटा, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा और ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। जो साइड बड़ा है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा हो जाएगा। ये साइड देखिए छोटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा।
ठीक है ना। आइए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, एक बात हम पहले समझा देना चाहते हैं अगले पॉइंट की तरफ जाने के पहले। मान लो कि आपके सामने एग्ज़ाम में सवाल आ गया, एग्ज़ाम में ऐसे ही आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा और आपके सामने एक सवाल आ गया कि क्या रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्या रेक्टेंगल का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, या पॉइंट बना करके दे दिया। ऐसा कई सवाल आज तक आ चुका है जिसमें इस तरह का रहता है, सवाल आप करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नीचे में लिखा हुआ रहेगा 4 पॉइंट। आप क्या कीजिएगा, जब ये जांचना हो आपको एग्ज़ाम में, आपके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एंगल को बराबर भागों में बांटता है या नहीं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइएगा जो एकदम साक्षात रेक्टेंगल दिखे। साक्षात रेक्टेंगल दिखे का मतलब जैसे हम रेक्टेंगल ऐसे बनाते हैं, तो ये साक्षात रेक्टेंगल नहीं, थोड़ा सा ये वर्ग टाइप का लग रहा है देखने में। आप क्या कीजिएगा, एकदम लंबा कर दीजिएगा। लंबा कीजिएगा ना तो आपको दिखने लगेगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा है। ऊपर वाला जो एंगल है पूरा प्रूफ करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर आप भूल गए हैं, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वीडियो बंद हो गया, फिर से हम इसको बना रहे हैं। हम बता रहे थे आपसे कि अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है या नहीं, ठीक है, और आप भूल गए हैं, प्रूफ भी भूल गए हैं और ये भी भूल गए हैं कि पता नहीं बाइसेक्ट करता है या नहीं, तो आप क्या कीजिए कि एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइए जो कि काफ़ी पतला हो। पतला का मतलब जिसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो और ब्रेथ काफ़ी कम हो। अब यहाँ से आपको इमेजिनेशन होगा कि अगर आप इसको ऐसे डायगोनल से मिलाइएगा, इस तरह से डायगोनल से मिलाइएगा, तो इधर वाला एंगल काफ़ी छोटा हो जाएगा। मतलब बड़ा साइड जो है ना, उस तरफ वाला एंगल काफ़ी छोटा हो जाएगा, और छोटा साइड वाला जो एंगल है डायगोनल और छोटे वाले साइड से मिल करके जो एंगल बनता है वो एंगल काफ़ी बड़ा होगा, दूसरा एंगल काफ़ी छोटा होगा। इससे ये आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि नहीं भाई, डायगोनल रेक्टेंगल के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। और इस तरह के रेक्टेंगल में ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहा है तो ये वाला एंगल काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये वाला एंगल काफ़ी छोटा हो जाता है। यानी ये दोनों भी बराबर नहीं होगा और ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट नहीं करता है। बाइसेक्ट करता है मगर 90 पर बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आइए अगला जो पॉइंट है बंधु, हमने आपसे कहा है पैरेललोग्राम, जब हम आपको पढ़ा रहे थे पैरेललोग्राम वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि किसी भी रेक्टेंगल के अंदर में एक सर्किल अगर आप चाहें तो बना तो सकते हैं, लेकिन वो चारों भुजाओं को टच नहीं करेगा, है ना। चारों भुजाओं को टच नहीं करेगा, मैक्सिमम वो 3 भुजाओं को टच कर सकता है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक साइड आपका हमेशा ही छूट जाएगा। लेकिन किसी रेक्टेंगल के बाहर से आप सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम रेक्टेंगल के बाहर से सर्किल नहीं बना करके अगर एक सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देखिए हम एक सर्किल बना लेते हैं पहले, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना है चलिए ठीक है, काम चलेगा। इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ध्यान रहना चाहिए हमेशा आपको कि कभी भी आप रेक्टेंगल सर्किल के अंदर बनाइएगा तो रेक्टेंगल आधा सर्किल के ऊपर होगा और आधा केंद्र के ऊपर होगा और आधा केंद्र के नीचे होगा। केंद्र ठीक बीचों बीच में होगा रेक्टेंगल के। क्योंकि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना वो केंद्र से पास करेगा।
ABCD एक रेक्टेंगल यानी आयत है जिसका डायगोनल क्या है, केंद्र से पास कर रहा है। एक अच्छा सा फिगर हम आपको दिखाते हैं बना के। देखिए, तमाम प्रयास के बावजूद मैक्सिमम हम इतना अच्छा फिगर बना पाए हैं। ये हमारा केंद्र है। अब देखिए, ये जो रेक्टेंगल है इसका दोनों ही डायगोनल जो है ना वो केंद्र से पास करेगा। क्यों केंद्र से पास करेगा? क्योंकि देखिए ये सेंटर है, ठीक है। एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे, सेंटर छोड़िए आप भूल जाइए, एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया। अब इसको देखिए, ये क्या है, ये एक आर्क है यानी चाप है। इस आर्क के द्वारा केंद्र पर जो कोण, परिधि पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण जो परिधि पर बनता है वो किसके द्वारा बनता है? अर्धवृत्त, जो आर्क अर्धवृत्त के बराबर होता है उसी के द्वारा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी अगर ये हमारा ABCD है तो DB जो हमारा है वो डायगोनल होगा किस चीज़ का? DB जो है वो डायमीटर होगा किस चीज़ का? ये आपका जो सर्किल है उसका। यानी सर्किल का डायमीटर जो है वो रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर हो जाएगा। और सर्किल का डायमीटर जो है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो सर्किल के केंद्र से होकर पास करेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये भी देखिए आपका 90 बन रहा है। इधर अगर 90 बन रहा है तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये भी हमारा कहाँ से पास करेगा बंधु? केंद्र से होकर पास करेगा, ठीक है। डायमीटर के द्वारा ही परिधि पर आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। यानी ये आपका डायमीटर भी है और ये आपका डायगोनल भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल दिया जा सकता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और उसके चारों तरफ से एक सर्किल पास करता है, उसके चारों वर्टेक्स से होकर। उस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा? आप करेंगे क्या? सीधा जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल क्या हो जाएगा? अगर सोचिए कि ये 40 है, ये 30 है, तो ये 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा तो इसका डायगोनल जो है वो सर्किल के डायमीटर के बराबर है। यानी रेडियस कितना हो जाएगा बंधु? 25। तो πr² आप लगा दीजिएगा, आपका सर्किल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपका बनेगा। रेक्टेंगल को जब एक सर्किल सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर से जब एक सर्किल रेक्टेंगल को घेर लेता है यानी वर्टेक्स को टच करता हुआ। सबसे पहले देखिए 5 नंबर पॉइंट हमने लिख दिया है, ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद एक सवाल हमने यहाँ लिखा है, इस सवाल को आप खुद से बना लीजिए। खुद से पहले प्रयास कर लीजिए बनाने का, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सॉल्यूशन तो अभी देंगे, देख लीजिएगा। देखिए, संजोग से ठीक ठाक फिगर बन गया है। ये सर्किल है और इसके अंदर क्या है? एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। और ये क्या है? हमारा सेंटर भी है और ये रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है। मतलब यहाँ से आप इस साइड पर जाएं और इस साइड पर जाएं तो उतना ही दूरी, इस साइड पर जाएं, इस साइड पर जाएं, सेम डिस्टेंस, किसी भी वर्टेक्स पर जाएं तो सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा है आपसे, सवाल में क्या कहा गया है? परिवृत्त का व्यास 26 है। यानी यहाँ से आप इसको मिलाइएगा तो ये 13 हो गया। और किसी एक भुजा पर डाला गया लंब कितना है? 12 है। चलिए, ये वाला शायद 12 होना चाहिए। ये हमारा 12 है तो ये कितना बचेगा? 5। तो ये फिर टोटल साइड कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि आप लंब जब डालिएगा केंद्र से तो CB आपका क्या हो जाएगा बंधु? जीवा यानी कोण। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा आपका, ठीक है ना। और देखिए, अगर ये 12 है तो यहाँ से लेके फिर एक आप लंब यहाँ डाल दीजिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो कि AB के बराबर होगा। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 10। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 240, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एक रेक्टेंगल
एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, ये हमारा एक रेक्टेंगल है ABCD, अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, जैसे ये P है, ये Q है, ये आपका R है और ये S है, अगर इन्हें आप मिलाते हैं तब ये जो बनेगा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा? देखिए हमने आपसे कहा था कि किसी भी चतुर्भुज के अगर मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम बनता है, कैसा भी चतुर्भुज चाहे हो। ठीक है, तो ABCD भी एक चतुर्भुज तो है ही, और हमने मिड पॉइंट को मिलाया तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा, ये तो सत्य है ये बात। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये वर्ग है ना, PQRS वर्ग है, तो वर्ग भी तो एक पैरेललोग्राम होता है। अब आपसे एग्जाम में जब सवाल पूछेगा कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, और ऑप्शन में एक में A में रहेगा पैरेललोग्राम, B में रहेगा रेक्टेंगल, C में रहेगा स्क्वायर, D में रहेगा नन ऑफ दीज। तो अगर स्क्वायर ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्क्वायर ही है, हम कह रहे हैं अगर स्क्वायर PQRS स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो सही है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। हर एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम ये नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा सत्य क्या होगा, स्क्वायर होगा। उस कंडीशन में आपको स्क्वायर बनाना होगा, स्क्वायर मारना होगा। मान लो ये रेक्टेंगल बन जाए अंदर में, तो आप आंसर पैरेललोग्राम नहीं दीजिएगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी सत्य है लेकिन रेक्टेंगल ज़्यादा सत्य है। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट रेक्टेंगल होगा उस कंडीशन में। तो आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट हम आंसर पूछ रहे हैं कि PQRS है क्या। 4 ऑप्शन है, 4 ही तरह का चतुर्भुज हो सकता है, या हो सकता है समलंब हो जाए। समलंब तो पैरेललोग्राम होता नहीं है, तो समलंब होने की संभावना ही नहीं है। जब भी होगा तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, मिड पॉइंट को मिला रहे हैं। पैरेललोग्राम में कौन सा पैरेललोग्राम होगा, 3 स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम हमने आपको बताया, रेक्टेंगल, उसके बाद आपका रोम्बस और स्क्वायर। इन तीनों में बताइए कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हमने एक जनरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिया था तो ये अंदर वाला जो था ये पैरेललोग्राम क्यों हो गया था, क्योंकि अगर देखिए ये ABCD, ये PQRS, क्योंकि हमने कहा था कि भाई RS जो है ना ये आधा होगा AC का, क्योंकि मिड पॉइंट को आप मिला रहे हैं, ट्रायंगल DAC हमने आपको बताया था। RS क्या होगा, आधा होगा AC का, और PQ भी आधा होगा AC का, यानी PQ और RS क्या हो गया, समांतर हो गया। उसी तरह से अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो SP और RQ दोनों ही आधा हो जाएगा DB का, यानी आमने सामने वाला समान हो गया। हमने आपसे कहा है कई बार कि पैरेललोग्राम में दोनों चीज़ याद रखने की, दोनों चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आमने सामने वाला समान भी हो और समांतर भी हो। कुछ भी हो गया, अगर आमने सामने वाला समान हो गया तो समांतर अपने आप हो जाएगा, आमने सामने वाला समांतर आपने सिद्ध कर लिया तो समान अपने आप हो जाएगा। हमने यहाँ सिद्ध कर लिया कि आमने सामने वाला समान है, यानी समांतर अपने आप हो जाता था। दैट मीन्स ये क्या हो जाता था, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम होता था, लेकिन एडजेसेंट साइड बराबर नहीं होता था। क्यों बराबर नहीं होता था, क्योंकि ये वाला डायगोनल का लंबाई अलग है, यानी इसका आधा अलग होगा। ठीक है, और ये वाला जो डायगोनल है इसकी लंबाई अलग है, तो इसका आधा अलग होगा। दैट मीन्स आमने सामने वाला समान है, बगल वाला समान नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा बंधु, रेक्टेंगल में तो दोनों ही डायगोनल समान हो जाएगा, यानी आमने सामने वाला भी समान होगा और अगल बगल वाला भी समान हो जाएगा। दैट मीन्स चारों ही साइड समान हो गया। जब चारों साइड समान हो गया तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल वाला भी साइड इक्वल है, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, यानी ये क्या होगा, रोम्बस होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन
आप देखिए ये रोम्बस तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। PQRS, जहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखिए P, Q, R, S, ये सब चारों क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स है। PQRS एक रोम्बस तो है बट नॉट अ स्क्वायर, ये वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज ये है लेकिन वर्ग नहीं है। और वर्ग नहीं है, क्यों वर्ग नहीं है? क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। मतलब अगर ये और ये इक्वल हो जाए तब वर्ग भी हो जाएगा। फिर देखेंगे हम वहाँ पर वर्ग में। पहले यहाँ पर आप देखिए, पता नहीं वर्ग होगा कि नहीं, उसकी बात अभी छोड़िए, वो वहाँ पर देखेंगे। पहले यहाँ समझिएगा। देखिए ऐसे तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई अगर रेक्टेंगल एक ऐसा पतला सा रेक्टेंगल रहेगा तो कभी भी बताइए इस तरह से जो बनेगा मिड पॉइंट को ही आप मिलाइएगा, ये एंगल इस एंगल से काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा। जितना पतला आप इस रेक्टेंगल को करते चले जाइएगा, ये जितना लंबा ऐसे होता चला जाएगा, ये एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और ये एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा। वर्ग में तो सारा एंगल 90 डिग्री का होता है। ये विजुअलाइजेशन का बात हुआ। अगर आप प्रमाण चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दीजिए, अब आपको मिल जाएगा प्रमाण। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारा ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब ये और ये इक्वल नहीं है तो अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। आप समझिएगा बात को। ये एक रोम्बस है, ये तो हमने सिद्ध कर लिया। जब रोम्बस है तो इसका ये मिड पॉइंट होगा ना भाई, और इसका भी ये मिड पॉइंट होगा। कोई भी समांतर चतुर्भुज का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी ये पूरे का आधा होगा और ये जो है ये इधर पूरे का आधा होगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट O है ना तो OS जो है वो AP के बराबर हो जाएगा और OR जो है वो SD के बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि SD और AP क्या समान है? जब दोनों साइड ही समान है तो उसका आधा आधा समान कैसे हो जाएगा? दैट मीन्स ये और ये डिफरेंट साइज का है, तो फिर आपका ये और ये भी क्या होगा बंधु? डिफरेंट साइज का। जब डिफरेंट साइज का हो जाएगा तो ये और ये इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो पूरा एंगल भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ देर ही पहले आपको बताया था कि दो तरह का समांतर चतुर्भुज होता है, एक वर्ग और एक रोम्बस, जिसका डायगोनल उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये थीटा आपने लिया है ना ये वाला, तो रोम्बस में ये भी थीटा होगा, पैरेललोग्राम में नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में ये थीटा आप लेते हैं तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये अल्फा लेते हैं तो ये भी क्या होगा? अल्फा। अब थीटा अल्फा बराबर नहीं है तो थीटा का डबल अल्फा के डबल के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा तो 90-90 नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? जब 90-90 नहीं होगा तो रोम्बस वो रह जाएगा लेकिन स्क्वायर नहीं हो पाएगा। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। मतलब किसी भी आयत के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, किसी भी आयत के मिड पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं तो वो डेफिनेटली रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना, जैसा कि हमने बताया क्यों ये रोम्बस हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। किसी भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को आप मिलाइएगा, किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो अंदर में जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना वो रोम्बस होगा, ना कि पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये रोम्बस होगा बट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले पॉइंट में। बंधु अगला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं तो इसका जो चारों एंगल बाइसेक्टर है, जैसे ये थीटा तो ये भी थीटा, हमने क्या किया AR एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। अच्छा ये बताइए
थीटा प्लस अल्फा 90 होगा या नहीं होगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180, तो थीटा प्लस अल्फा 90, ठीक है। अगर थीटा प्लस अल्फा 90 है तो ए आर बी में ये हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये हमारा अल्फा होगा और ये भी हमारा अल्फा होगा, ये हमारा थीटा होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा होगा। उसी तरह से ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इस तरफ आ जाइए तो थीटा प्लस अल्फा 90 है ही, यानी ये कोण हमारा 90 हो जाएगा। जब ये 90 होगा तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम में चारों एंगल बाइसेक्टर को आप मिलाते हैं, मतलब 2 एंगल बाइसेक्टर एक साथ मिलेगा और 2 एंगल बाइसेक्टर एक साथ मिलेगा, इनके मिलने से एक चतुर्भुज बन जाता है और वो चतुर्भुज क्या होता है? आयत होता है। अब चूंकि DP और CP दोनों इक्वल नहीं है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो मतलब यहाँ से अगर आप खींच रहे हैं, ये एंगल आपका अलग है ना, देखिए ये एंगल और ये एंगल अलग है, ये है अल्फा तो ये है थीटा। जब ये अलग होगा तो DP और PC भी अलग अलग होगा। जब इक्वल नहीं है तो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला भी इक्वल आपका नहीं होगा। अगर ये एंगल छोटा है तो ये वाला आपका बड़ा होगा और ये एंगल अगर बड़ा है तो ये वाला आपका क्या होगा? छोटा होगा, पूरा ही छोटा होगा इस पूरे से। तो उस कंडीशन में रेक्टेंगल तो बन जाएगा, चारों कोण 90 डिग्री का हो रहा है, बट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अगर एंगल बाइसेक्टर को आप मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में और अभी भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ जो बनेगा ये क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम नहीं होकर के रेक्टेंगल होता, अगर ये पैरेललोग्राम नहीं होकर के क्या होता बंधु? रेक्टेंगल होता। तो रेक्टेंगल भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। तो अगर आप सभी एंगल बाइसेक्टर को इस तरह से मिला देंगे तो इस बार रेक्टेंगल नहीं बन करके स्क्वायर बनेगा। चूंकि एक पैरेललोग्राम है और आप एंगल बाइसेक्टर को मिला रहे हैं तो रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है वो तो ये इनहेरिट कर ही लेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो ये इनहेरिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स ये चारों कोण जैसे इसमें आपने सिद्ध किया 90-90 होगा, वैसे इसमें भी 90-90 होगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल बात क्या हो जाएगी कि ये जो आपका चारों आपने लाइन खींचा है ना, ये चारों भी आपस में बराबर होगा, जिसके कारण ये वाला जो है आपका ये रेक्टेंगल नहीं होकर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एक रेक्टेंगल, अब इस दोनों को आप जैसे भी लिखना हो, हिंदी अंग्रेजी जैसे भी अपना लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा कि जब पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, चारों एंगल बाइसेक्टर मिलता है तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो क्या होता है? रेक्टेंगल। लेकिन जब रेक्टेंगल का चारों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तब यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा? स्क्वायर। और जब स्क्वायर का चारों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तब भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर का तो चारों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा ही क्यों ना, तब तो कुछ बनेगा ही नहीं। स्क्वायर का चारों एंगल बाइसेक्टर जो है वो यही हो जाता है, क्योंकि डायगोनल ही स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। उसी तरह से रोम्बस में भी डायगोनल ही चारों एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। ध्यान रहे, स्क्वायर और रोम्बस का एंगल बाइसेक्टर को आप आगे बढ़ा करके यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। जैसे इसमें आपने बनाया है वैसे स्क्वायर में और रोम्बस में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप एंगल बाइसेक्टर लेके चलिएगा, ये डायगोनल बन जाएगा और डायगोनल एक दूसरे को काट देगा, मतलब यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। लेकिन आपका ये जो क्या कहते हैं पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये रेक्टेंगल होगा, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ये आपका क्या होगा बंधु? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
देखिए एक रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसका नाम देते हैं ABCD। रेक्टेंगल में कहीं भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, जहां मन करे वहां, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जैसे इसका नाम हमने दे दिया O, अब आप क्या कीजिए, A को O से मिला दीजिए, A को O से मिला दीजिए, फिर O को C से मिला दीजिए, ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। अब O को आप B से मिला दीजिए और O को आप D से भी मिला दीजिए। देखिए ये सब स्ट्रेट लाइन है, देखने में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन D से B तक स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि D से B स्ट्रेट कैसे हो सकता है, पॉइंट तो आप कहीं भी ले सकते हैं, और D से B तो एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है, वो उसका डायगोनल होगा। A से C एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है, वो डायगोनल होगा। ये कहीं पर भी एक पॉइंट है, ठीक है। और ये सब मतलब OC अलग लाइन है, OA अलग लाइन है, OB अलग लाइन है, OD अलग लाइन है, 4 लाइन है, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं सो सुनिए, पहली बात, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जितना होगा ना, उतना ही OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर होगा। आप समझ गए मेरी बात को। अब आपको करना क्या है, विजुअलाइज करना है। हम एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ऐसे हम खींच दे रहे हैं और एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये लाइन हमने परपेंडिकुलर खींचा है और ये भी इस पर परपेंडिकुलर खींचा है। इतनी बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए कि अगर हमने ये परपेंडिकुलर लिया है PQRS, तो PR जो है वो AD के बराबर होगा, SQ जो है वो AB के बराबर होगा और समांतर भी होगा। PR AD और BC के समांतर और बराबर, SQ AB के समांतर और बराबर। आप अपने इमेजिनेशन से प्रूफ करके देखिए, पेन को मत उठाइएगा, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से प्रमाणित करने का प्रयास करो बिना पेन का। अगर नहीं हो पाए तो फिर पेन लेना, ठीक है। पहले बिना पेन का प्रयास करना विजुअलाइज करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा आप प्रूफ देखिएगा। अभी पॉज कीजिए वीडियो को, देखिए, समझने का प्रयास करना। कहा गया OA स्क्वायर, OA स्क्वायर का मतलब क्या भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर। ये 90 डिग्री हमने लिया है ना, ये 90 डिग्री हमने लिया है। दैट मीन्स OA स्क्वायर बराबर क्या, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा ना। समझना मेरी बात को। OA स्क्वायर का मतलब OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यानी AP को तो हम OS भी कह सकते हैं, बराबर ही बात है। दैट मीन्स OA स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, ये वाला खंड, कौन सा खंड, OP, जो हमने 4 लाइन खींचा है, ये यहाँ से और यहाँ से, OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर किसका बराबर, OA के बराबर, OA स्क्वायर के बराबर। अच्छा, OC स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, CQ स्क्वायर का मतलब OR स्क्वायर, यानी ये चारों ही आ गया। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर का मतलब क्या भाई, O से P स्क्वायर, O से S, फिर O से Q, फिर O से R। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं। हम आपको विजुअलाइज कराना चाह रहे हैं कि आप देखिए, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर का मतलब क्या, OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ 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 यहाँ। अब वही चीज़ OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर में होगा। OB स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, OP स्क्वायर। बहुत सारे समझदार लोग होंगे जिनको दिख भी गया होगा, ठीक है। OB स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, BP का मतलब OQ, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बन रहा है भाई, आमने पैरेललोग्राम क्या कहते हैं, आयत बन रहा है, यानी रेक्टेंगल। सारा कोण तो चारों का चारों एंगल 90 डिग्री है, यानी BP
और ओ क्यू बराबर ही होगा ना, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर का मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, यानी इस दोनों को आपने नाप दिया। अगला बार ओ डी स्क्वायर में क्या होगा, ओ डी स्क्वायर यानी ओ एस स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर, एस डी का मतलब ओ आर, दैट मीन्स ओ डी स्क्वायर का मतलब क्या, ओ एस स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, दैट मीन्स ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर यानी ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, सबका स्क्वायर का सम। तो चाहे इधर से हम ऐसे जाएं चाहे इधर से हम ऐसे जाएं, दोनों में तो हमको वही आ रहा है, क्या, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। विजुअलाइज हो गया होगा। अब प्रूफ हम इसका लिख करके नहीं देंगे, ठीक है, आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। ऐसे देखिए होता क्या है कि विजुअलाइजेशन ही आपका एग्जाम में काम आता है। लिखा हुआ जो है ना, जो एक एक पन्ना में लिख करके अब हम बारी बारी से लिखें और फिर दिखाएं कि अतः ये सही है, ये बराबर ये बराबर ये, वो काम एग्जाम में नहीं आएगा, वो काम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में विजुअलाइजेशन ही काम आएगा, क्योंकि जब सवाल आता है सामने तो उतना आप लिख करके कोई सवाल को नहीं बनाइएगा। एक बार में अगर दिमाग में क्लिक किया तो किया, अदरवाइज फिर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, विजुअलाइजेशन को बढ़ाओ, हमेशा हम यही कहते हैं, विजुअलाइजेशन का जो पावर है उसको बढ़ाओ। यानी इसमें नोट करने वाला एक ही बात हुआ कि किसी रेक्टेंगल में कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए ओ, कहीं पर भी। अब देखिए इसको हम मिला रहे हैं ऐसे, तो अब ये ध्यान में रखना, जैसे हम यहाँ पॉइंट ओ लिए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसमें मिस्टेक मत कर देना। ओ ए स्क्वायर के साथ जब भी क्या होगा, ओ सी स्क्वायर होगा, ठीक है, और ओ बी स्क्वायर के साथ क्या होगा बंधु, ओ डी स्क्वायर होगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट वाले को लेना, जैसे यहाँ आप ए ले रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। ओ से एक बार ए के पास गए तो अगला बार बी के पास या डी के पास मत चले जाइएगा। ए के बगल में बी है, दूसरे तरफ बगल में डी है, अपोजिट वाले के पास जाइएगा, यानी सी वाले के पास, फिर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर अपोजिट वाले के पास, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें किसी 3 का वैल्यू आपको दे दिया रहेगा, एक का वैल्यू पूछेगा। अगर पहले से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में तो बहुत परेशान हो जाइएगा, सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। देखिए अभी वाले पॉइंट में हमने अंदर भी एक बिंदु लिया था ना, इस बार हम आपको ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल के बाहर में एक पॉइंट है ओ, रेक्टेंगल के बाहर में, तो ए बी सी डी, ओ डी स्क्वायर, अब डी के वर्टिकली अपोजिट कौन है, बी, तो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बी तक हम मिला दे रहे हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज़ के भाई, ओ ए स्क्वायर, यानी ओ से ए तक आ गए, ए जो है ए का वर्टिकली अपोजिट कौन है, सी, यानी ओ सी स्क्वायर, ये होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के बराबर। अब ये हम यही छोड़ते हैं, आप पहले आप पॉज करके इसको प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ आपसे तो आप बस एक काम क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए। अब ध्यान रखना, अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ से आप लंब सीधा गिरा देते हैं इस पे ऐसे, तो ये जो लंब है यहाँ का अगर पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो PQ समांतर होगा BC के और AD के, और PQ बराबर होगा किस चीज़ के, AD के और CB के। अभी फिर से आप पॉज करके प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा हमारा OD स्क्वायर का मतलब हम क्या कह सकते हैं, OQ स्क्वायर, देखिए OQ स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। देखना ठीक से, OQ को हमने लिया और OD को हमने लिया। अब आप जा रहे हैं कहाँ,
ओ बी स्क्वायर के पास। तो ओ बी स्क्वायर में क्या होगा, ओ से पी और पी से बी आप जाएंगे, ओ से पी यानी ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, और पी बी को हम क्या कह सकते हैं, क्यू सी। दैट मीन्स आ क्या क्या गया आपका, ये आ गया और ये आ गया, यहाँ से ये और ये। अब देखिए इन दोनों में क्या क्या आ गया, बस इस चीज़ को आप समझिएगा। ये कलर थोड़ा सा देखिए, पहला वाला में आया यहाँ से ओ से आप गए क्यू के पास, क्यू से गए आप डी के पास, चलिए ठीक है, ये और ये लिया गया। दूसरा वाला में ओ से आप नीचे गए पी के पास और पी से फिर गए आप क्यू से सी के पास, ठीक है। ओ से क्यू, ओ से पी, क्यू से डी, क्यू से सी, पहला वाला कंप्लीट। दूसरा वाला को देखना, दूसरा वाला में क्या है भाई, ओ ए स्क्वायर, ओ ए मतलब ओ से पी, ठीक है, और पी से ए यानी क्यू से डी, वही वाला आ गया ना, मतलब एक वर्टिकल लाइन आ गया और एक ये वाला लाइन आ गया। और जब आप ओ सी स्क्वायर निकालिएगा तो क्या आएगा, ये वाला प्लस ये वाला, यानी वही चारों आ रहा है। देखिए हम इसमें लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन होता होगा। ओ डी स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, क्यू डी स्क्वायर। अच्छा, ओ बी स्क्वायर को क्या लिखिएगा बंधु, ओ बी स्क्वायर को आप लिखिएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी, पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर का मतलब क्या, क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर, ठीक है। पी बी स्क्वायर आप कहिए चाहे क्यू सी स्क्वायर कहिए, बात समान है। अच्छा, ओ ए स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, देखिए ओ ए स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, ओ ए स्क्वायर को लिखिएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर का मतलब क्यू डी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर यानी ए पी का मतलब क्यू डी, ए पी स्क्वायर यानी क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। ये ओ ए का वैल्यू हुआ, ओ ए स्क्वायर का वैल्यू। ओ सी स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिखिएगा बंधु, ओ सी स्क्वायर को आप लिखिएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर। अब देखिए क्यू सी स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू सी स्क्वायर यहाँ भी, ये और ये समान हो गया, ओ क्यू स्क्वायर के समान हो गया, क्यू डी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर यानी क्यू डी स्क्वायर इस क्यू डी स्क्वायर के समान हो गया, ओ पी स्क्वायर के समान हो गया। दैट मीन्स ये भी बराबर आपका हो जाएगा। ये सारा चीज़ बंधु आप प्रयास हमेशा कीजिएगा कि हम इमेजिन करें, बिना इन चीज़ों को लिखे हुए, इमेजिन उस पावर को अपना बढ़ाना है। मतलब किसी भी रेक्टेंगल के बाहर कोई पॉइंट होगा, वहाँ से चारों वर्टेक्स पर जो आप लाइन मिलाएंगे उनके स्क्वायर का सम, जब हम डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स वाला हम ये वर्टेक्स लेते हैं, ठीक है, तो उनके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट देखते हैं, अगर बचा हुआ है तो करा ही देंगे। चलिए, रेक्टेंगल का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने सीखा। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट ऐसा भी हो सकता है जो कि हमने डील नहीं किया होगा, वो सवाल के माध्यम से आ जाएगा सामने, ठीक है, जब हम लोग सवाल करेंगे तब। तो रेक्टेंगल को यही फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा रोम्बस इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं।